हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीआर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी सब्जेक्ट का हिस्ट्री का सेकंड लेसन पढ़ने वाले हैं और आज ये हिस्ट्री के सेकंड लेसन का पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 हमने देखा है। इस लेसन का नाम है द किंग्स एंड किंगडम्स, है ना। तो इस लेसन का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, कुछ टॉपिक्स के बारे में हमने जानकारी ली थी। आज हम सेकंड पार्ट में जो बचे हुए बाकी जो टॉपिक्स है उसके बारे में हम इसमें जानकारी लेंगे। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब जो पीरियड चल रहा था किंग्स का, उस पीरियड में किस किस टाइप का पैटर्न्स एडमिनिस्ट्रेशन थे, प्रशासनों के कौन कौन से पैटर्न्स होते थे, वो हम इस पॉइंट में जानेंगे। The king was the head of the administration and commander-in-chief of the army who dispensed justice as well. The position of the king was usually hereditary, although the rules of succession were not rigidly fixed. इट मीन्स जब जो राजा था, किसी भी प्रशासन का राजा हमेशा उस प्रशासन का क्या होता था, हेड होता था, मेन जो पर्सन होता था, और एक कमांडर चीफ होता था। ठीक है, जो उनकी जो सेना होती थी, आर्मी होती थी, उसका एक मेन चीफ होता था, कमांडर। वो उनके उनके ही हमेशा जस्टिस होते थे। मतलब किसी भी अगर चीज़ के ऊपर अगर कोई न्याय करना हो या फिर कोई अनाउंसमेंट करनी हो, तो ये दो ही लोग, राजा और उनका जो कमांडर होता था, वो दोनों के ही हाथ में होता था। The position of the king was usually hereditary, although the rules of succession were not rigidly fixed. और उनकी राजा की जो पोजीशन होती थी वो रूल्स के थ्रू क्या होती थी, मतलब वो फिक्स नहीं होती थी रूल्स के अनुसार। टाइटल्स सच एज महाराजाधिराज एंड चक्रवर्ती वेयर यूज्ड टू कन्वे द इम्पेरियर्स पावर्स ऑफ स्ट्रेंथ। मतलब उनके जो राजा होते थे, उनके जो टाइटल्स है वो उनके पावर और स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड होते थे। जैसे दो ऐसे टाइटल्स होते, जैसे महाराजाधिराज, राजा को इस तरह से पदवी दी जाती थी, महाराजाधिराज या फिर चक्रवर्ती, इस तरह से उनकी जो डिग्री थी या पदवी उनको उनके पावर और स्ट्रेंथ के हिसाब से वो दी जाती थी। A council of ministers aided and advised the king on affairs of the state. The Mahamantri was the most important minister. There were separate ministers in each department, such as the अक्षपातालिका, संधि विग्रह और महाप्रतिहार और महासेनापति, राजपुरोहित, है ना। इस तरह से मतलब ये जो है नेम्स, वो क्या है, हर एक पर्सन के जो पोस्ट है। ठीक है, मतलब जैसे राजा के दरबार में या उनके साम्राज्य में हर एक पर्टिकुलर जो मिनिस्टर्स होते थे, मंत्री, उनको हर एक लोगों को अलग अलग वो मिनिस्टर की जो पदवी थी वो उनको दी जाती थी। जैसे सबसे जो मेन एक जो मंत्री होता था, जिस महामंत्री होता था, जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है, उस तरह से उस वक्त महामंत्री होता था, और वो सबसे इम्पोर्टेंट मिनिस्टर होता था पूरी टीम में। और उसके बाद कुछ हर एक चीज़ों के हर एक सेपरेट मिनिस्टर्स होते थे। जैसे अक्षपातिलिका, ठीक है, ये जो एक पोस्ट है, ये कौन से मिनिस्टर की है, रेवेन्यू मिनिस्टर होता था। और संधि विग्रह एक फॉरेन मिनिस्टर, और महाप्रतिहार जो गार्ड होता था रॉयल पैलेस का, और राजपुरोहित रॉयल प्राइस्ट, मतलब जो उनके साम्राज्य में जो पूजा हवन वगैरह जो चीज़ें करता था वो राजपुरोहित उनको कहते थे। और महासेनापति जो आर्मी का कमांडर होता था उसको महासेनापति कहते थे। ओके, the kingdoms comprised areas which were directly administered and the areas ruled by vassal chiefs. The vassal chiefs were independent as far as their internal affairs were concerned and had to pay a fixed tributes as well as supply a quota of troops to the overlord.
जो किंगडम में कुछ ऐसे किंगडम के कुछ ऐसे एरिया में कुछ डायरेक्टली ऐसे जो एडमिनिस्ट्रेटेड होते थे, जिसको वसल चिफ्स कहते थे। ठीक है, जो वसल चिप्स होता था वो इंडिपेंडेंट होता था, मतलब खुद के ऊपर डिपेंड होता था। वो किसी प्रशासन के किसी पार्ट में वो इंटरफेयर या उसमें किसी से वो ज्वाइन नहीं होता था। और ये जो वेसल चिप्स जो है पर्सन, ये जो पोस्ट है वो इंटरनल अफेयर्स के लिए काम करता था। जैसे खाने का वगैरह बंदोबस्त करवाना, अगर साम्राज्य का अगर अनाज या फिर जो सामग्री है वो अगर खत्म होती है तो उसका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी करना है, वो ये जो वेसल चिप्स का जो पोस्ट का जो पर्सन होता था वो ये सब चीजें देखता था। और एक मतलब साम्राज्य का जो भी कोटा अगर खत्म होता था उसको वो सप्लाई करता था। ओके। However, the aspiration to be autonomous led to frequent conflict between the chiefs and the rulers. और ये जो मेन जो चीफ और रूलर के बीच में ये जो वेसल चिप्स था ये काम करता था। मतलब अगर चीफ जो होता था मेन जो महासेनापति और जो बाकी के रूलर्स होते थे, ठीक है, तो उनके बीच का ये जो वेसल चिप्स है वो इनके बीच में काम करता था। The directly administrated territories were divided into bhuktis and mandals or visayas. The governor of a province known as uparika. जो डायरेक्टली जो एडमिनिस्ट्रेटिव से जो जुड़े हुए होते थे, उनके भी कुछ ऐसे डिवाइड, उनमें भी कुछ ऐसे पार्ट्स डिवाइड हुए थे। ऐसे उनमें एक जो एक और पदवी बनाई गई थी, डिग्री, जिसका नाम था भुक्टिस, जो प्रोविंस को कहा जाता है। और उसके बाद था मंडल्स और विषयास, जो डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट का जो पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो जिस पर्सन के हाथ में कार्यभार होता है उसको विषयास कहते थे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ऐसे 3 पार्ट बनाए गए थे साम्राज्य के। और जो इनका गवर्नर होता था उसको उपारिका कहते थे। ठीक है, जो पूरा जो रेवेन्यू होता था वो कलेक्ट करता था और पूरे लॉज और ऑर्डर को मेंटेन करता था अपने साम्राज्य में। और आर्मी की, मतलब उनके सेना की वो हेल्प करता था। ठीक है, उसको उपारिका कहते थे। द हेड ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट वॉज नोन एज विषयापति, और जो डिस्ट्रिक्ट का हेड था उसको विषयापति कहते थे। The smaller chieftains known as Bhogapatis came into prominence where the power of the kings weakened. और जो छोटा जो चिफ्टेंस होता था सेना नायक, उसको भोगापतिस कहते थे। ठीक है, तो वो एक प्रोमिनेंस पावर था राजा का। ठीक है, मतलब राजा का एक जैसे लेफ्ट हैंड हम कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड जैसे होते थे ना, उस तरह का ये भी एक उनका राजा का एक हैंड था। They gradually merged with the king, with the Vishapatis over a period of time. The land was given to them for a short time in lieu of salaries, and land revenue was collected by the king. मतलब ये जो विशापति जो था ये कुछ वक्त के लिए, कुछ ऐसे टाइम के लिए जो उनके साम्राज्य के कुछ अगर ऐसे जमीन वगैरह होती थी तो वो उनको दी जाती थी, मतलब उनके अंडर में दी जाती थी। और उस लैंड का जो कर्जा वगैरह या फिर उसमें से कुछ जो सैलरी या फिर लैंड रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करने का जो काम होता था वो किंग के थ्रू होता था, राजा के थ्रू होता था। समानतास वेयर द डिफीटेड किंग्स हु रूल्ड अंडर द ओवरलॉर्डशिप ऑफ द एम्पेरियर। जो जब किंग के बीच में या किसी दूसरे, मतलब किंग के बीच में जब युद्ध होता था तो उसका जो ओवरलॉर्डशिप जो था वो उस मतलब जो उनमें कुछ ऐसी समानता होती थी। दे ऑल्सो पेड ट्रिब्यूट एंड हेल्प द किंग विथ ट्रोप्स। तो वो लोग जो थे समानता में मतलब जो समानता होती थी उनके युद्ध जब होता था तो जो सेनापति होता था वो सभी जो कामकाज थे वो पूरा हैंडल करता था। जो सेना का जो मेन पर्सन होता था, चीफ होता था, वो भी उसमें हेल्प करता था। ये सब मतलब एक दूसरे से हेल्प करके, राजा की हेल्प करके वो पूरी जो युद्ध सेना वो बनाते थे और उसमें एक दूसरे की हेल्प करते थे।
इसके बाद हम देखेंगे विलेज एंड टाउन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब गांव और शहरों की जो प्रशासन होते थे वो कैसे होते थे। द विलेज वॉज द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, विलेज जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का एक बेसिक यूनिट है, बेसिक पार्ट है। द हेडमैन एंड अकाउंटेंट ऑफ द विलेज ऑल्सो नोन एज द ग्रामपति कैरिड आउट एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो विलेज का जो हेडमैन होता था या फिर अकाउंटेंट होता था उसको ग्रामपति कहते थे, जो प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी वो लेता था। There were village committees which looked after local schools, roads, water tanks, temples and so on in conjunction with the ग्रामपति। तब गांव के जो भी कमिटीज होती थी, जैसे लोग मतलब ये सब जो चीजें देखता था वो ग्रामपति के अंडर में होते थे। जैसे लोकल स्कूल है, गांव के स्कूल के बारे में, रोड्स की जो रोड्स के बारे में, या फिर वाटर टैंक्स, मंदिरें, ठीक है, मतलब वैसे गांव की जो भी छोटी मोटी जो ऐसी चीजें होती थी उनके बारे में सभी कामकाज जो है वो ये ग्रामपति देखता था। In towns there were similar committees where the heads of trade guilds were associated with administration. Law and order in towns and neighboring areas were addressed by the कोतवाल। टाउन्स में, खेड़े गांव में कुछ ऐसे छोटी मोटी सिमिलर ऐसी कमिटीज बनाई जाती थी जिसके कोई एक एक पर्सन जो है वो उसको हेड बनाया जाता था और वो अपना प्रशासन उस टाइप से चलाते थे। और जो लॉ एंड ऑर्डर जो है गांव में, कायदे कानून जो होते हैं और या फिर जो बाकी जो उनके नेबरिंग जो एरिया होती थी उन सब में ये जो लॉ और ऑर्डर बताना या फिर लगाना वो उस टाइम पे गांव में कोतवाल का काम होता था। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। द आर्म्ड फोर्स प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द एक्सपेंशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द एम्पायर। बिसाइड अ स्ट्रॉन्ग इन्फेंट्री एंड क्लेवरी अ लार्ज नंबर ऑफ वॉर एलिफेंट्स वेयर आल्सो मेंटेन्ड। मतलब मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता था, जो जो आर्म में जो फोर्स होती थी, जैसे सेना वगैरह होती थी, उनको मतलब बहुत ही ज़्यादा उनको ट्रेन किया जाता था हर एक किसी युद्ध के लिए, है ना। और उनमें जो एम्पायर का जो मेंटेनेंस होता था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जाता था और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता जाता था। और उसमें बहुत ही ज़्यादा युद्ध होते थे हर एक साम्राज्य के साथ, हर एक किंगडम्स में एक दूसरे के साथ युद्ध होते जाते थे, तो उसमें एलिफेंट्स का यूज किया जाता था, तो वहाँ पे एलिफेंट्स को भी बहुत ज़्यादा मेंटेन रखा जाता था। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स वॉज मेंटेन्ड बाय द पाला रूलर्स, while the Gurjara Pratihas density has had the finest cavalry in the country। सबसे ज़्यादा एलिफेंट की जो नंबर, मतलब सबसे ज़्यादा जो एलिफेंट की संख्या थी वो पाला रूलर्स ने मेंटेन की थी। मतलब पाला रूलर्स के पास सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स होते थे। और जब उन्होंने गुर्जरा प्रतिहास के साम्राज्य में जब वो तब्दील हुआ, तब वहाँ पे वो उस कंट्री में सबसे ज़्यादा जो एलिफेंट्स की संख्या थी वो गुर्जरा प्रतिहास के अकाउंट में आ गई थी। The Rashtraकूट rulers had a large number of forts garrisoned by special troops। जो राष्ट्रकूट का जो साम्राज्य था उसमें सबसे ज्यादा फोर्ट्स होते थे। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे सोशल लाइफ। द कास्ट सिस्टम फॉर्म द बेसिस ऑफ सोशल लाइफ ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में कास्ट सिस्टम बहुत ही ज्यादा होती थी सोशल लाइफ में, सामाजिक जीवन में। कास्ट के बारे में बहुत ज्यादा वाद विवाद चलते थे। अलॉन्ग विद द ब्राह्मण्स द राजपूत enjoyed the highest status in society, while the वैश्य प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब तब कास्ट के थ्रू उन्होंने 4 पार्ट ऐसे बनाए थे। पहला था ब्राह्मण, दूसरा था राजपूत, तीसरा वैश्य और चौथा जो था लास्ट में शूद्र। इस तरह से 4 पार्ट बने थे समाज में। जो ब्राह्मण होते थे वो सबसे हाईएस्ट होते थे समाज के, जिनको प्रिएस्ट कहा जाता था ब्राह्मण। और सभी चारों समाजों को उनका अलग अलग काम सौंपा गया था। ठीक है, तो ब्राह्मण जो है वो सबसे हाईएस्ट कास्ट के होते माने जाते थे। उसके बाद उनके नीचे जो थे वो राजपूत, जिसको क्षत्रिय कहा जाता है। ठीक है, मतलब उनका जो काम था वो बस युद्ध करने का काम होता था। और ब्राह्मण का काम सिर्फ पूजा पाठ करने का होता था।
और जो वैश्य होते थे, जो ट्रेडर्स और मर्चेंट्स होते थे, वैश्य में ज्यादातर व्यापारी लोग होते थे जो वो अपना व्यापार व्यापार करते थे। ठीक है, इस तरह से सभी जो है अपने अपने रोल प्ले कर रहे थे। देयर वॉज अ डिक्लाइन इन द पोजिशन ऑफ वीमेन ड्यूरिंग दिस पीरियड। सती एंड चाइल्ड मैरिज वेयर प्रैक्टिस्ड। पोलीगैमी वॉज ऑल्सो कॉमन। और उस वक्त में वीमेन्स के लिए बहुत ही ज्यादा रूल्स अलग बनाए गए थे, जैसे सती सती करना है ना, चाइल्ड मैरिज, छोटे बचपन में ही शादी करा देना छोटे बच्चों की। तो ये सब जो प्रथाएं चालू थी वो बहुत ही ज्यादा मतलब प्रसिद्ध हो चुकी थी। इसके बाद हम देखेंगे इकोनॉमी। एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। ट्रेड रिलेशंस विद चाइना, साउथ ईस्ट एशिया एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड फ्लरिश्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। उस काल में एग्रीकल्चर जो था, मतलब खेती बाड़ी जो था, वो सबसे ज़्यादा, सबसे मेन बिजनेस होता था, सबसे मेन व्यवसाय था लोगों का। और ट्रेड ट्रेड रिलेशन विथ चाइना, मतलब उनका फिर व्यापारिक व्यापारिक रिलेशन किसके साथ हुआ, चाइना के साथ, साउथ ईस्ट एशिया के साथ और वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ उनका सबसे ज़्यादा व्यापार का रिलेशन हुआ था, उनके साथ सबसे ज़्यादा वो व्यापार करते थे। The main items of export were spices, textiles and precious stones, while the main imports comprised horses, precious metals and stones. उनका जो सबसे ज्यादा जो व्यापार होता था, एक्सपोर्ट होता था, वो किस चीज का होता था, स्पाइसेस का, मसालों का और टेक्सटाइल्स का। और कुछ ऐसे भारी जो प्रेशियस, मतलब बहुत ही कीमती ऐसे पत्थर वगैरह होते थे, उनको भी, उनका भी वो इंपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। और हॉर्सेस के कम, मतलब हॉर्सेस के कंपराइज में वो स्टोन देते थे और मेटल्स वगैरह उनका एक्सपोर्ट करते थे। मर्चेंट्स ऑपरेटेड थ्रू गिल्ड्स नोन एज श्रेणीज। जो व्यापारी में भी कुछ ऐसे जो मर्चेंट्स होते थे, उनमें भी कुछ ऐसे मतलब जो ऐसे गिल्ड्स होते थे जो व्यापार को ऑपरेट करते थे, उनको श्रेणीज कहते थे। द चीफ ऑफ द गिल्ड्स कॉल्ड श्रेंथिस ऑक्यूपाइड इम्पोर्टेंट पोस्ट इन सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो श्रेष्ठिन जो पोस्ट है वो सबसे प्रशासन में, शहरी प्रशासन में सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट होती थी। इसके बाद हम देखेंगे तुर्किश इन्वेंशन, तुर्किश का इन्वेंशन। The 10th century CE in India witnessed the arrival of Turkish invaders. Beginning with plunder, these inventions eventually led to the establishment of new rulers in the country. तुर्किश का जो इन्वेंशन था वो 10th सेंचुरी में इंडिया में हुआ था, जिसका जो मतलब उसकी जो शुरुआत थी वो प्लंडर के साथ हुई थी। और उसका जो इन्वेंशन था वो अपने इंडिया में जो नए राजा का जब मतलब नई कंट्री वहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी, और उस वक्त नए नए रूलर्स भी वहाँ पे आए थे, अलग अलग रूलर्स वहाँ पे हो चुके हैं उनके साम्राज्य के। इसमें पहला जो रूलर था वो था द गजनाविज। ठीक है, उसका नाम था। उसके बाद मतलब गजनाविज साम्राज्य का काल आया, उसमें कुछ अलग अलग राजाएं हुए। उनमें पहला जो राजा था वो था मोहम्मद ऑफ गजनी। ठीक है, उसका जो काल था 998 से 1030 तक का था। was a Turkish Muhammad Ghazni was a Turkish conqueror who established his empire in Ghazni, present day अफगानिस्तान। मतलब जो मोहम्मद जो था वो गजनी का सबसे पहला तुर्किश राजा हुआ था, जिसका काल था 998 से 1030 तक। और उसने गजनी में अपना पूरा साम्राज्य स्थापित किया था, जो आज हम जिसको अफगानिस्तान के नाम से जानते हैं, वो उस वक्त गजनी था। ओके, A part of his expansionist policy, he raided India 17 times between 1001 and 1027 CE at places like Punjab, Mathura, Multan and Thaneshwar. His most daring raids were at Kanauj in 1018 CE and against Somnath in 1025 CE. ये जो मोहम्मद गजनी जो था, गजनी का जो किंग था मोहम्मद, उसने 17 टाइम्स उसने इंडिया में मतलब युद्ध किए थे। जो 1001 में और 1027 के काल में उसने पंजाब, मथुरा और मुल्तान और थानेश्वर के जैसे
स्टेट में उसने युद्ध किया था और उसको अपने कब्जे में ले लिया था। और उसी तरह उसने सबसे ज़्यादा जो महायुद्ध किया था वो कनौज के लिए युद्ध किया था, जो 1018 में। तो उसमें और उसी तरह उसने सोमनाथ के अगेंस्ट भी युद्ध किया था 1025 में। ठीक है। ही प्लान हिज अटैक्स केयरफुली एंड डिड नॉट अलाउ हिज एनिमीज टू कंबाइन अगेंस्ट हिम। वो अपना जो प्लान बनाता था अटैक करने का या युद्ध करने का, वो बहुत ही केयरफुली बनाता था। और उसके उस कोई जो जिसके साथ वो युद्ध करने वाला था उस एनिमी को कानों कान खबर भी नहीं लगती थी उसके प्लान की। इस तरह से वो अपना युद्ध करता था। Mahmud did not wish to rule over India. He plundered India and carried away wealth, artisans and learned men. मतलब जो मोहम्मद था गजनी का, उसके कोई मतलब उसकी एक कोई विश नहीं थी कि इंडिया पे अपना रूल करने की। बस उसको इंडिया में मतलब इंडिया से कुछ ऐसी वेल्थ, मतलब इंडिया का पैसा, इंडिया की इनकम और वहाँ के जो आर्टिसियंस थे वो, और कुछ ऐसे लर्न्ड मेंस मतलब आदमी, सेना, इस तरह की चीज़ें उसको यहाँ से लेके जाने का उसका इरादा था। यहाँ इंडिया में कोई राज्य करने का उसका कोई इरादा नहीं था। महमूद was closely associated with the rebirth of Iranic culture. He decorated the places, mosques and tombs in Ghazni. महमूद जो थे वो बहुत ही मतलब ईरानिक कल्चर से बचपन से ही, जब से उनका जन्म हुआ तब से ही वो ईरानिक कल्चर से बहुत ही ज़्यादा क्लोज हुए थे। और उन्होंने अपने पैलेस को उसी टाइप से, उसी कल्चर के हिसाब से उन्होंने डेकोरेट किया था पैलेस को, और उस तरह मॉस्क्यू को, दरगाह को वगैरह, या फिर गजनी में जो टॉम्स वगैरह होते थे उनको उसने ईरानी कल्चर के डिज़ाइन से ही उन्होंने उसको बनाया था। Many scholars resided at his court, among them Firdausi, the author of Shahnama, was the most famous. मतलब महमूद के ऊपर भी कुछ ऐसे बुक्स लिखे हैं जिसका नाम है फिरदौसी। ठीक है। और उसका जो ऑथर थे वो थे शाहनाम। तो इन्होंने महमूद के ऊपर एक बायोग्राफी लिखी थी। Mahmud's attacks were devastating in nature as they showed the weakness of the existing kingdoms and paved the way for future inventions. He died in 1030 CE at Ghazni. महमूद जो थे उन्होंने अपने नेचर के थ्रू उन्होंने बहुत से ऐसे अटैक्स किए थे, युद्ध किए थे कई किंगडम्स के साथ। और उनकी जो एक वीकनेस होती थी, उनका जो नेचर था वो एक मतलब बहुत ही अलग होता था। तो उसकी वजह से ही वो युद्ध को ज़्यादातर मतलब अच्छी तरह से वो जीत नहीं पाते थे। और इस तरह से उनका जो फ्यूचर इन्वेंशन था वो ख़त्म हो गया था। और उनकी जब डेथ हुई थी 1030 CE में, उनकी जो डेथ हुई वो उन्हीं के साम्राज्य में गजनी में ही हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट जो किंग थे वो थे मोहम्मद घोरी। इनके बारे में हम जानेंगे। मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, also known as Shahiabuddin Muhammad Ghori, ascended the throne of Ghazni in 1173 CE। जो मोहम्मद घोरी का पूरा नेम था मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, और उसका जो निक नेम था या दूसरा उसका जो नेम था शिहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी, ये उनका फुल नेम था। और वो गजनी के दूसरे राजा बने थे 1173 के काल में। ही कन्क्वीयर्ड मुल्तान एंड उनचच इन रूट टू दिल्ली एंड द गैंजेटिक वैली एंड मेड पंजाब हिज बेस। उन्होंने भी बहुत से युद्ध किए मुल्तान और उंच के रूट, मतलब जो दिल्ली के रूट में जो दो स्टेट आते थे मुल्तान और उंच, उसमें उन्होंने अपने कब्जे में किया। और उसी तरह गैंजेटिक वैली में जैसे जो जिसका बेस था पंजाब के जो आजू बाजू में जितने भी छोटे छोटे जो विलेजेस आते थे उनको भी उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था। Around this time, Prithviraj Chauhan ascended the throne of Ajmer, defeated the Chandelas and occupied Delhi. और उसी दौरान, उसी काल में पृथ्वीराज चौहान ने भी अजमेर को पाने के लिए
उन्होंने चंडेलास के साथ युद्ध किया था दिल्ली में। So, two powerful rulers, Prithviraj Chauhan and Muhammad Ghori, both desiring control of the Gangetic Valley and Punjab, came into conflict with each other. तो इसी तरह से ये दो बहुत ही भयानक और बहुत ही ताकतवर ऐसे दो जो राजा थे, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी। तो इनके दोनों को भी जो गैंजेटिक वैली थी पंजाब की, उसको अपने अंडर में लेना था, अपने डिजायर करना था। तो उनके दोनों के बीच में जब बहुत ही भयानक ऐसा युद्ध हुआ था, कब जो उनमें 2 बैटल्स हुए थे, 2 युद्ध हुए थे टेरेन में, 1191 और 1192 में, ठीक है। द फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन लेड टू पृथ्वीराज चौहान्स विक्टोरी। पहले बैटल में टेरेन के फर्स्ट बैटल में मोहम्मद घोरी पृथ्वीराज चौहान के बैटल में वो तब पृथ्वीराज चौहान जीते थे। However, in the second battle of Terrain, in the superior Turkish military and organizational abilities led to Muhammad Ghori's victory and his control over Delhi, Bihar, Bengal and the Ganga Yamuna Doab। और लेकिन सेकंड बैटल में टेरेन के साथ जब उसकी सेकंड बैटल हुई पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद घोरी के साथ, उस वक्त मोहम्मद घोरी की विक्टोरी हुई, क्योंकि उसकी जो सेना थी वो बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में थी और उनका जो ऑर्गेनाइजेशन था, युद्ध करने की जो तर्क नीति थी वो बहुत ही भयानक थी। तो उनकी जो एबिलिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा थी पृथ्वीराज चौहान के सामने। तो इसीलिए उस बैटल में मोहम्मद घोरी की जीत हुई और उन्होंने अपना पूरा दिल्ली पर पूरा उनका कंट्रोल हो गया। जैसे दिल्ली, बिहार और बंगाल में भी गंगा यमुना नदी पर भी उनका पूरा कब्जा हो गया। After the battles of Terrain, Muhammad Ghori returned to Ghazni, leaving the controls of his Indian territory in the hands of his trusted slave कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये जो लड़ाई होने के बाद, ये सब साम्राज्य जीतने के बाद, उन्होंने अपना उस इंडिया के जितने भी साम्राज्य था उन सब का जो कंट्रोल है वो उनके एक विश्वासु जो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उनके हाथों में उन्होंने वो पूरा साम्राज्य सौंप दिया और वापस अपने गजनी में वो लौट गए। इसके बाद नेक्स्ट जो राज्य था वो था द चोलास। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। द चोलास रूल्ड इन साउथ इंडिया बिटवीन 800 एंड 1200 सीई। चोला का जो कार्यकाल था साउथ इंडिया में जो 800 से 1200 सीई तक था। द फाउंडर ऑफ द एम्पायर वॉज विजयालया हु वॉज इनिशियली अ फ्यूडेटरी ऑफ द पल्लवास। तो ये जो चोलास का जो फाउंडर था, उस साम्राज्य का फाउंडर जिसका नाम था विजयालय, ठीक है, उसका वो जो मतलब इनिशियली वो जो फ्यूडेटर था वो पल्लवास का था। विजयालय बिल्ड द कैपिटल टाउन ऑफ तंजावर। ये जो विजयालय जो था, इन्होंने तंजावर को अपनी राजधानी बनाई थी। अ ब्यूटीफुल सिटी ऑफ टेम्पल्स। तंजावर जो बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है टेम्पल्स के लिए, मतलब वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत ऐसे मंदिर है, टेम्पल्स वगैरह बने हुए हैं। द ग्लोरी ऑफ द चोला डायनेसिटी इज इन लार्ज मेजर एट्रीब्यूट टू राजाराज चोल वन एंड राजेंद्र चोल वन। ये जो चोला डायनेसिटी की जो ग्लोरी है उसका जो बहुत बड़ा जो मेजर है वो किसने किया था? राजाराज चोला फर्स्ट और राजेंद्र चोला फर्स्ट, इन दोनों ने मिलके, इन दो राजाओं ने मिलके इस सिटी को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाया था और चोला डायनेसिटी को उन्होंने संभाला था। तो इसमें हम पहला देखेंगे राजाराज चोला फर्स्ट, जिसका काल था 985 टू 1014 सीई। Rajaraj Chola first initiated the policy of war and conquest by defeating the Cheras and the Pandyas। राजाराज चोला फर्स्ट जो थे वो मतलब उनकी जो वॉर करने की जो पॉलिसी थी वो बहुत ही इनिशिएट थी और वो उन्होंने चेरास के साथ और पांड्यास के साथ बहुत ज़्यादा युद्ध किए थे, डिफीट किया था। He invaded Sri Lanka and annexed in its northern part of his empire। उन्होंने श्रीलंका को इन्वेड किया था, इन्वेंशन किया था श्रीलंका का, और उसको उन्होंने मतलब जो पूरा जो नॉर्थन पार्ट था वो उन्होंने अपने साम्राज्य में उसको शामिल कर लिया था।
His kingdom was organized on the lines of efficiency, both economic and military. उन्होंने अपने साम्राज्य में कुछ ऐसे एफिशिएंसी लाइंस जो उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें इकोनॉमिक और मिलिट्री दोनों भी चीज़ों के बारे में उसमें मतलब उन्होंने इन्वेंट उसमें किया था. One of his naval exploits was the conquest of the Maldives island. और उन्होंने अपने साम्राज्य में मालदीव आइलैंड की निर्मित की थी. He also annexed the northwestern parts of the Ganga region in Karnataka and Overan Vengi. और उन्होंने जो नॉर्थ वेस्ट साइड का जो पार्ट था गंगा नदी का, कर्नाटक और ओवरन वेंगी, इनको भी उन्होंने अपने साम्राज्य में शामिल कर दिया था. इसके बाद जो सेकंड जो था राजेंद्र चोला फर्स्ट, उसका कार्यकाल था 1012 से 1044 तक. राजा चोला फर्स्ट was succeeded by his son राजेंद्र फर्स्ट, who continued with his father's expansive policy. मतलब ये जो दोनों थे वो कौन थे, बाप बेटे थे. राजा चोला फर्स्ट जो था वो उसका बेटा जो था राजेंद्र फर्स्ट, ठीक है, वो अपने फादर की तरह ही बहुत ही ज़्यादा उनकी तरह ही वो तर्क नीति रखता था. He defeated the Chalukyas in the west and the Pala rulers of Bengal and completed the conquest of Sri Lanka. इसने भी चालुक्य के साथ लड़ाई की थी और पाला रूलर्स के साथ बंगाल में लड़ाई की थी और पूरा जो श्रीलंका था वो पूरे अपने कब्जे में कर लिया था, वो जीत चुका था. He marched across Kalinga to Bengal, crossing the Ganga and defeated the local rulers. फिर उन्होंने कलिंगा जो बंगाल का एक विलेज है उसको क्रॉस किया, मतलब उसको भी उन्होंने अपने कब्जे में किया. उसके बाद गंगा नदी को क्रॉस करके उधर का जितना भी लोकल एरिया था वो पूरा अपने कब्जे में करके पूरा उस साम्राज्य को अपना रूलर बना लिया था. To commemorate his victory, Rajendra first amused the title of Gangaikonda Chola, or the Chola conqueror of Ganga, and built a new capital near the river Kaveri called Gangaikonda Cholapuram, or the city of the Chola conqueror of the Ganga. फिर राजेंद्र फर्स्ट ने जो गंगा के आजू बाजू का जो भी पूरा साम्राज्य उन्होंने जीत लिया था उसको उन्होंने गंगाई कोंडा चोला नाम दिया था, उसका एक टाइटल नेम दिया था. और या फिर चोला कॉन्केर ऑफ गंगा, ऐसे दो नाम थे उसके. और उसी को उन्होंने अपने साम्राज्य की कैपिटल सिटी बना दी थी. कावेरी नदी के पास का जो एरिया था वो जो विलेज था वो उसके साम्राज्य की कैपिटल बन गई थी, जिसका नाम था गंगाई कोंडा चोलापुरम, ठीक है, या फिर सिटी ऑफ द चोला कॉन्केर ऑफ द गंगा, ऐसे वो कैपिटल का नेम था. राजेंद्र फर्स्ट ऑल्सो डिफीटेड द रूलर ऑफ श्री विजय एम्पायर विच एक्सटेंडेड ओवर द Malaya Peninsula, Sumatra, Java and neighboring island and controlled the overseas trade route with China. फिर उसके बाद भी राजेंद्र फर्स्ट ने श्री विजय के राजा से उन्होंने युद्ध किया और उनके भी पूरे एम्पायर को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया. और उसमें कौन कौन सा एरिया आया था, मालया पेनिसुला, सुमत्रा, जया और उसके कुछ ऐसे आजू बाजू के जो नेबरिंग आइलैंड्स थे वो सब उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था. और वहाँ से जो समुद्र के थ्रू जो चाइना से जो रूट जाता था उसको भी उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था. श्री विजय डिड नॉट वांट इंडियन मर्चेंट्स टू ट्रेड विथ चाइना. जो श्री विजय थे वो कभी भी इंडियन मर्चेंट्स का जो ट्रेड था, मतलब इंडियन लोगों के साथ जो वो व्यापार करते थे वो चाइना को वो अपना माल उनको नहीं भेजते थे. द चोलास लेड एन एक्सपेडिशन विच रिजल्टेड इन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कदाराम and the Malaya Peninsula and Sumatra. Thus their navy emerged as the strongest in the Bay of Bengal region. तो ये जो चोलास के जो एक्सपेडिशंस जो थे उसके जो रिजल्ट्स थे वो ज़्यादातर कदाराम में आए थे और मालया पेनिसुला और सुमत्रा इन स्टेट में इन विलेजेस में बहुत ज़्यादा उनका व्यापार चलता था. और उनका जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो इमर्ज था, मतलब जहाँ से उनका उदय हुआ था वो था बे ऑफ बंगाल का रीजन. वहाँ से उनके
चोलास के साम्राज्य का उदय बहुत ज्यादा हुआ था। अब हम देखेंगे चोला एडमिनिस्ट्रेशन, चोला का प्रशासन देखेंगे। द चोला हैड अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हेडेड बाय द किंग एंड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज हिम। जो चोला के जो साम्राज्य में जो उनकी प्रशासन थी, उसका जो स्ट्रक्चर था, उसका जो हेड होता था वो किंग होता था, ठीक है, और उनके कुछ ऐसे काउंसिल मिनिस्टर होता था, और वो दोनों एक दूसरे से एडवाइस करके अपने साम्राज्य का हर एक रूल्स और हर एक डिसीजन वो दोनों लेते थे। In order to protect the country, the Cholas maintained a large army comprising cavalry, infantry, elephants, and a strong navy. वो किसी भी कंट्री के साथ जब युद्ध करते थे तो उसके लिए जो स्ट्रांग जो चीजें होती थी उनके साम्राज्य को, उनके युद्ध को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको वो सबसे ज्यादा लार्ज आर्मी में वो शामिल करते थे। जैसे कैवेलरी है, इन्फेंट्री या फिर एलिफेंट्स, इस तरह से चीजें वो ज्यादातर अपने आर्मी में रखते थे। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू मंडलम्स और प्रोविंस। उनका जो एम्पायर था वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, एक था मंडलम्स और दूसरा था प्रोविंस, ठीक है। ईच प्रोविंस वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू वलनाडु और डिस्ट्रिक्ट्स एंड नाडु और ग्रुप्स ऑफ विलेजेस। उसके भी उन प्रोविंस के उन्होंने दो टाइप्स किए थे, एक का नाम था वलनाडु और जो डिस्ट्रिक्ट के लिए था, मतलब डिस्ट्रिक्ट, और दूसरा था नाडु मीन्स ग्रुप ऑफ विलेज, मतलब गांव का ग्रुप होता था जिसको नाडु कहते थे। अ लार्ज विलेज वाज एडमिनिस्ट्रेटेड सेपरेटली एंड कॉल्ड अ तनियूर। और पूरा जो इनसे सबसे बड़ा एक जो बड़ा एक लार्ज विलेज होता था, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका प्रशासन बिल्कुल सेपरेट होता था, उसको तनियूर कहते थे। At times, princes were appointed as the governors of province. Officials were usually paid by granting them assignments of revenue-bearing lands. इसमें जो गवर्नर्स होते थे प्रोविंस के, वो लोग ज्यादातर ऑफिशियली जो जमीनों के जो पैसे वगैरह, जो टैक्सेस वगैरह वो लेते थे और ग्रांटिंग लेते थे, और लैंड्स का रिवेन्यू भी वो जमीन पर जो ब्याज वगैरह या फिर कर्ज वगैरह इस तरह से वो काम करते थे। इसके बाद देखेंगे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। द चोलास हैड अ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ फ्लोक सेल्फ गवर्नमेंट। जो चोला का जो राजा था वो वेल सिस्टम था, मतलब डेवलप्ड सिस्टम था। द यूआर एंड द सभा और महासभा वेयर द टू असेंबलीज। उनके एडमिनिस्ट्रेशन के दो असेंबली होते थे, सभा एंड महासभा। Inscription tell us that the UR was a generally assembly of all classes of peoples who owned land within the village. इसके जो सभा होती थी, उसमें जो इंस्क्रिप्शन होता था वो उनके असेंबली में लोगों के अलग अलग क्लासेस, मतलब अलग अलग वर्गों के जो लोग होते थे वो सभा में शामिल होते थे गांव के। In contrast, the Sabha was an assembly found in villages where Brahmins owned all the lands and Brahmadev grants. तब जो सभा होती थी उसमें, उसके असेंबली में जो ब्राह्मण्स होते थे वो उसके लैंड ओनर्स होते थे, और उनको वो उस सभा में ज़्यादातर मतलब मेन पर्सन्स होते थे, और ब्रह्मदेव जो होते थे उनके ग्रैंड्स होते थे। As the Chola rulers granted land to a large number of Brahmins, a number of Brahman settlements emerged in the Chola Empire. जो चोला एम्पायर में सबसे ज्यादा जो संख्या होती थी वो ब्राह्मण लोगों की होती थी, मतलब वो ब्राह्मण जाति के जो लोग होते थे वो सबसे ज्यादा नंबर्स में होते थे चोला साम्राज्य में, और उनका जो सेटलमेंट था वो पूरा चोला एम्पायर में ही उनका पूरा सेटलमेंट होता था। Prantaka inscription found inside the temple of Uttar Merur describes the functioning of the sabha. मतलब जो प्रंटका जो एक विलेज है जिसमें एक टेम्पल था उत्तर मेरूर में, उसका जो पूरा जो डिस्क्राइब था, उसका जो वर्णन था वो सभा, उसकी जो फंक्शनिंग थी वो सभा में की जाती थी।
इट ऑपरेटेड थ्रू कमिटीज, वो लोग कमिटीज ऑपरेट करते थे. इट हैड डिफरेंट कमिटीज टू लुक आफ्टर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग टेम्पल्स, गार्डन्स, इरिगेशन, असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एक्सेट्रा. तो जो सभा में जो हर एक जो चीज़ें होती थी हर एक पार्ट को देखने के लिए अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे बनाए जाते थे. जैसे टेम्पल्स के बारे में जो भी देखना है उसके लिए एक अलग कमेटी रखते थे. गार्डन के बारे में अलग कमेटी है ना, इरिगेशन, असेसमेंट, ये सब चीज़ों के लिए, लैंड रेवेन्यू के लिए ऐसे अलग अलग कमिटीज वो उन्होंने, लॉ ऑर्डर के लिए एक अलग कमेटी, इस तरह से वो कमेटी बिठाते थे. The Nagaram, as the name suggests, was an assembly found in towns and cities. टाउन्स और सिटीज में जो असेंबली लगाई रहती थी उसको नागाराम नाम दिया गया था. इट्स मेंबर्स वेयर मेनली ट्रेडर्स, मर्चेंट्स एंड समटाइम्स आर्टियंस. इसमें जो इस सभा के जो मेंबर्स होते थे, इसमें जो लोग होते थे वो ज़्यादातर मर्चेंट्स होते थे, ट्रेडर्स मतलब व्यापारी होते थे, ठीक है. और कभी कभी कुछ ऐसे आर्टियंस, कुछ ऐसे कलाकार भी इसमें मेंबर्स होते थे. द नागाराम प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन. अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब शहरी प्रशासन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करते थे वो नागाराम का ही सभा वो करती थी. इसके बाद देखेंगे इकोनॉमी, चोला एडमिनिस्ट्रेशन की इकोनॉमी. The Cholas encouraged trade and commerce, and the Coromandel and Malabar coast were centers of India's trade with Southeast Asia. चोला का जो कॉमर्स था मतलब उनकी जो इनकम होती थी व्यापार की वो ज़्यादातर कोरामंडल और मलबार के ही राज्य से आती थी, और इंडिया से साउथ ईस्ट एशिया इन जगहों से उनका बहुत ज़्यादा व्यापार चलता था. An elaborate land survey was carried out to fix the government share of land revenue. और वो जो लैंड सर्वे करते थे, जमीन की जो पैसे या फिर उसका जो टैक्सेस वो वसूल करते थे गवर्नमेंट, जो लैंड रेवेन्यू वो क्या करते थे, शेयर करते थे. टैक्सेस वेयर आल्सो कलेक्टेड फ्रॉम टोल्स ऑन ट्रेड. व्यापार के ऊपर टोल लगा के वो टैक्स वसूल करते थे. और प्रोफेशंस एंड फॉर्म द प्लंडर ऑफ नेबरिंग टेरिटरीज. उनके साम्राज्य के अगर नेबरिंग कोई दूसरे साम्राज्य कोई चीज़ें व्यापार कर रहे हैं या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहे हैं तो उसका भी वो टैक्स उनसे वसूल करते थे. इसके बाद है टेम्पल्स. द रिसोर्स एंड एक्सटेंट ऑफ द एम्पायर ऑफ चोला डेंसिटी इनेबल्ड द रूलर्स टू बिल्ड ग्रेट कैपिटल्स एंड टेम्पल्स. These temples were the center of cultural life. They acted as an audience hall and a pinnacle for other activities such as ceremonial dances performed by the देवदासीज. तो यहाँ चोला डेंसिटी की जो मंदिरें होती थी वो बहुत ही मतलब उनका एक मतलब वो एक रिसोर्स था अपने एम्पायर में इनकम लाने का, ठीक है. और इसलिए उनकी कैपिटल में सबसे ज़्यादा मंदिरें हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि मंदिरों में कुछ ऐसे टेम्पल्स में कुछ ऐसे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ करते थे या कुछ ऐसे पूजा पाती के नाम पे वो क्या करते थे, टैक्सेस वसूल करते थे और उनसे उनको इनकम मिलती थी, ठीक है. और उन मंदिरों में एक ऑडियंस हॉल होता था जहाँ पे वो कुछ ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज़ करते थे, और वहाँ पे जो ऐसे देवदासी वगैरह होते थे उनका वो डांस वगैरह वहाँ पे करते थे और उससे भी उनको बहुत ज़्यादा इनकम होती थी. द टेम्पल वॉज अ मिनिएचर सिटी और पैलेस विथ लिविंग रूम्स फॉर प्रीस्ट. द टेम्पल्स यूजुअली इंजॉयड रेवेन्यू फ्री ग्रांट्स एंड डोनेशंस फ्रॉम वेल्थी मर्चेंट्स. और जो मंदिरें थी वो एक मतलब एक लिविंग रूम के जैसे होती थी प्रीस्ट के लिए, ब्राह्मण लोगों के लिए. और इसमें ये जो मंदिर होती थी वो बस एक एंजॉय के लिए, वो एक एंजॉय की एक जगह इस नाम से वो वहाँ पे लोग रहते थे और वहाँ पे एंजॉय करते थे. मतलब जैसे कोई और उस मंदिर के ऊपर जो बड़े बड़े जो व्यापारी होते थे, मर्चेंट होते थे, वो बहुत ज़्यादा उसमें डोनेशन देते थे, है ना, बहुत से ऐसे फ्री ग्रांट्स देते थे. तो इसका वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा इनकम होती थी. The style of temple architecture was known as Dravid, as it was confined in South India. टेम्पल की एक जो स्टाइल थी आर्किटेक्चर ने एक टेम्पल की एक कला जो स्टाइल बनाई थी जिसका नाम था द्रविड, ठीक है. द्रविड स्टाइल थी जो साउथ इंडिया में उसकी कॉन्फ्लिक्ट होती थी.
The building of story upon story above the chief deity room called गर्भगृह। ठीक है, मतलब जो एक ऐसी बिल्डिंग होती थी जिस जहाँ पे जो चीफ जो मतलब जो सभापति सेनापति जो चीफ लोग होते थे वो वहाँ पे बैठ के कुछ ऐसे विचार विमर्श करते थे। उस जगह को गर्भगृह कहा जाता है। वॉज द मेन फीचर ऑफ द द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग। और ये जो गर्भगृह है ये भी एक द्रविड़ स्टाइल में ही बनाई गई बिल्डिंग है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे चोला इंस्क्रिप्शन। Our main source of information on the Chola dynasty are the inscription of the period. The Tamil copper plate inscription recorded title deeds of land grants and also the conquest and events. इसमें चोला से इंस्क्रिप्शन में सबसे मेन जो सोर्स होता था इंफॉर्मेशन का वो चोला डायनेस्टी के जो इंस्क्रिप्शंस होते थे वो ही सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें उनसे मिलती है। ठीक है, इंस्क्रिप्शन मीन्स कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन जहाँ से लिखित इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है उससे हमें चोला डायनेस्टी के बारे में बहुत से ऐसे चीज़ें पता हो चलती हैं। और वो जो उनके जो इंस्क्रिप्शन होते वो तमिल लैंग्वेज में होते थे, ऐसे कॉपर प्लेट के ऊपर वगैरह लिखे हुए, या फिर उनका जो रिकॉर्ड होता था वो कॉपर प्लेट्स में ही हमें देखने को मिलता था। ओके, द कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस आर इसेंशियली लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स engraved or embossed on thin sheets of कॉपर विच आर थिन पॉन्च्ड एंड टाइड टुगेदर। ये जो कॉपर प्लेट की जो इंस्क्रिप्शन है वो किस तरह से मतलब लिखे जाते थे, और वो जो डॉक्यूमेंट जो था वो बहुत ही लॉन्ग टाइम तक चलने वाला था। वो एक थिन शीट होती थी, मतलब एक पतली सी शीट होती थी कॉपर की, और उस पर वो पंच किए हुए उनके कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन या उनका जो रिकॉर्ड था वो वहाँ पे लिखा जाता था। They record grants of land and bear the royal seal to indicate their authenticity. वो उस पर अपने जो उनकी जमीन का कितना कब्जा है, कितना क्या है, उनके साम्राज्य कितना है, वो सब की जानकारी वो उसमें लिखते थे। They also contain details about the land, wells, trees, canals, rivers, pastures and so on, types of taxes and fines and all other rights enjoyed by the grantee. मतलब वो क्या उसमें और बहुत से ऐसे डिटेल्स लिखे जाते थे उनके इंस्क्रिप्शंस पे, जैसे उनकी ज़मीन कितनी है, क्या है ज़मीन के बारे में, उनके साम्राज्य में कितने कुएं हैं, ट्रीज कितने हैं, कैनल्स कितने हैं, रिवर्स कितने हैं, वो सब चीज़ें उसमें वो पूरी इंफॉर्मेशन उनकी वो वहाँ लिखते थे। और उन्होंने से अपने जो उन सब जैसे टैक्सेस है ना, कौन से जमीन पे कितने टैक्स लेने हैं, क्या करना है, वो सब जानकारी वो उसमें लिखते थे। इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन पिलर्स एंड टेम्पल वॉल सच एज द वंस इनसाइड द बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजावर आर यूजफुल इन रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ द पीरियड। ऐतिहासिक पीरियड में जो सबसे रिकंस्ट्रक्ट मतलब सबसे यूजफुल जो एक मंदिर था जिसके दीवारों के ऊपर स्टोन से पिलर से और उसकी जो दीवारें इस तरह से बनी गई थी, और उसमें वो जो मंदिर था वो कौन सा था, बृहदेश्वर टेम्पल, जहाँ पे जो तंजावर में था, वो बहुत ही यूजफुल हुआ है हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी लेने के लिए या चोला डायनेस्टी के बारे में जानने के लिए। We get to know about local self-government in the Chola Empire primarily from of details provided in Chola King Prantaka Uttarameru temple in the Chola King or inscription of 919 CE and 921 CE. These inscriptions describe the village assemblies in great detail. जो इसके बाद 919 और 921 में जो उत्तरामेरू टेम्पल है चोला किंग का, वहाँ पे जो लिखित जो इंस्क्रिप्शंस थे वो हमें सबसे बड़े मतलब इंफॉर्मेशन उससे हमें प्राप्त होती है। इसके बाद हम देखेंगे लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ठीक है, the Chola rulers patronized art and literature during the period of their region. Popular saints called Nayanars and Alvars, who were devotees of Shiva and Vishnu respectively, flourished in the Tamil region between the 6th and 9th centuries. जो चोला रूलर्स के जो लैंग्वेज और उनके जो लिटरेचर थे, उनके जो साहित्य होते थे,
वो किस तरह से, मतलब उनकी जो पीरियड में ज़्यादातर मतलब जो संत होते थे, जो ये लैंग्वेज और लिटरेचर साहित्य लिखते थे या बनाते थे, उनको नायनार्स और अलवार्स कहते थे। ठीक है, और उनके जो डिवोटीज थे, मतलब उनके जो भगवान थे, वो शिव और विष्णु थे। वो उनको शिव और विष्णु को बहुत ज़्यादा मानते थे। ठीक है, the age of Kamban is considered the golden age of Tamil literature and his Ramayana is considered a classic in Tamil literature. तो ये जो कंबान, मतलब एज ऑफ कंबान में जो गोल्डन एज कहा जाता है जिसको, उसमें तमिल लिटरेचर बहुत फेमस था। तमिल में ही हर एक साहित्य लिखे जाते थे। जैसे रामायण जो है वो भी तमिल लैंग्वेज में ही, तमिल लिटरेचर में ही वो लिखा गया है। सो स्टूडेंट्स, ये आज का ये सेकंड लेसन द किंग्स एंड किंगडम्स यहाँ पे ही ख़त्म होता है। और आज के इस लेसन में जितने भी टॉपिक्स आज हमने पढ़े हैं या समझे हैं, उसमें उनमें से अगर किसी भी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।